तो इस लेक्चर में हम समझते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर जो डिवाइस है वो आपने कहीं बहुत जगह देखा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पंखा में हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, या तो इवन आप मोटर में जो पानी भरने की मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, उसमें भी आप कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिसमें कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो कैपेसिटर एक्चुअली एक डिवाइस है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है? तो हमें पता है एनर्जी तो बहुत फॉर्म में होती है, मैकेनिकल, सोलार, हीट, ऐसे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वो सिर्फ एक कैपेसिटर ही कर सकता है। इसीलिए कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जिसे कहा गया है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, या तो यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पर्पस क्यों है? सपोज मैं पंखे में कैपेसिटर नहीं लगाता, या तो लेट अस से मोटर में कैपेसिटर नहीं लगा होता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मोटर में कैपेसिटर नहीं लगा है तो पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, मतलब मोटर वर्क नहीं करेगी। तो कैपेसिटर ने क्या किया है? तो उसने कैपेसिटर करता क्या है? तो जब आप करंट पास करते हैं तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी स्टोर करता जाता है, एनर्जी स्टोर करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब एक मैक्सिमम कैपेसिटी का जब चार्ज हो जाता है, मतलब चार्ज मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्टोर हो जाता है, तो उसकी एनर्जी इतनी सारी बढ़ जाती है कि वो एनर्जी जब आप ट्रांसफ़र करते हो डिवाइस को, मतलब यहाँ पर मोटर को, तब वो पानी को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। तो आप एक साथ पूरी एनर्जी जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तब ये एनर्जी काम आती है किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करो और फिर वो एनर्जी, पूरी एनर्जी को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ट्रांसफ़र कर दो। तो कैपेसिटर हम इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस जिसका काम है एनर्जी स्टोर करना और फिर उसको डिस्चार्ज करना, मतलब एनर्जी रिलीज कर देना एक मोमेंट में। तो कैपेसिटर को अब कैसे वर्क करता है, क्यों कैपेसिटर किस तरह से बनाया गया है, तो उसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या है। तो कैपेसिटेंस का मतलब है इट इज एन एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। किसी चार्ज को, किसी एबिलिटी हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट में इतनी एबिलिटी हो चार्ज होल्ड करने की, तो हम उसे कहेंगे इसके पास कैपेसिटेंस है। तो जितना चार्ज हम होल्ड कर सकते हैं उसका उतना एक कैपेसिटेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ले लेता हूँ कि लेटर से एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक मेटल है। उस मेटल, इरेगुलर शेप मैंने मेटल लिया है, उस मेटल में मैं चार्ज स्टोर करता जाता हूँ, मतलब इसमें चार्ज रखता हूँ। तो चार्ज ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, आपको पता है कि मुझे एक चार्ज लेके यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो अब मैं जब दूसरा चार्ज यहाँ पर लेके यहाँ रखूँगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? मतलब इसलिए वर्क करना पड़ता है क्योंकि यह चार्ज इसको यहाँ पर आने नहीं देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा। तो रिपल्सिव फोर्स मिलने के कारण ये चार्ज आसानी से यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो उसमें वर्क करना पड़ेगा। अब तीसरा चार्ज लेके यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस चार्ज इन दिस मेटल स्फीयर विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों चार्ज अब एक सिस्टम बन जाता है जो इस चार्ज को रिपल्सिव फोर्स देगा, तो ये वो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाने वाला है, इसीलिए वर्क डन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर मैं जैसे जैसे इसमें चार्ज स्टोर करता जाऊंगा तो इसमें वर्क डन बढ़ता जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर करते जाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे इस स्फीयर में जितने चार्ज आप स्टोर ज़्यादा करते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन इसमें से कि द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब मोर यू स्टोर द चार्ज इन अ सिस्टम, मोर विल बी द पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दूं तो मैं यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी लिख सकता हूँ, वो है C, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इसमें एक चीज यहाँ पर देखी है कि
जैसे जैसे आप चार्ज ज्यादा स्टोर करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, मतलब इस स्फीयर की जितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की चार्ज, उतना कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो आइडियली तो ये ऐसा होना चाहिए कि आप स्टोर करते जाओ या कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। अब जितना बड़ा डायमेंशन होगा उतना कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। आपने ये इक्वेशन देखा था कि पोटेंशियल का इक्वेशन क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिफॉर्म स्फीयर लेता हूं, स्फीयर मतलब यूनिफॉर्म शेप ले लेता हूं, स्फेरिकल शेप, जिसका रेडियस है लेटर से r, और इसमें अगर मैं चार्ज स्टोर करता हूं तो मैं जितना स्टोर करूंगा चार्ज उतना हमें पता है पोटेंशियल बढ़ने वाला है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर ऑन द सरफेस कितना होगा वो हमें पता है, V इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया KQ अपॉन R एट पॉइंट R डिस्टेंस। अगर ये इक्वेशन में वो कैपेसिटेंस में रख दूं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अब यहां पर Q कैंसिल हो गया तो V इज इक्वल टू हो गया R अपॉन K। अब K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R हो गया। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी V नहीं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज बढ़ता जाएगा। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करना है तो मैं बहुत बड़ा मेटल स्फीयर नहीं ले सकता। अब मुझे उसके लिए तो कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है पर रेडियस नहीं बढ़ाना है। तो क्या कर सकते हैं, क्यों रेडियस नहीं बढ़ा सकते हैं, पहले वो रीजन देखते हैं। तो सपोज यहां पर मैं चार्ज ज्यादा स्टोर करता जाऊं, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करूंगा उसकी उतनी कैपेसिटी चार्ज उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई के कारण क्या हो सकता है, तो सराउंडिंग मीडियम जो है वो है एयर मीडियम। अगर एयर मीडियम है सराउंडिंग मीडियम तो ये एयर मीडियम आयोनाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये एयर मीडियम जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। जब आयोनाइज होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलके न्यूट्रल बना देगा, मतलब उसने एक चार्ज घुमा दिया। मतलब इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज स्टोर थे उसमें से एक चार्ज निकल गया। इसे इस टाइप ऑफ चार्ज जो कम हो जाते हैं उसे कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, क्योंकि एक चार्ज यहां से निकल गया है। वैसे ही अगर एयर मॉलिक्यूल लेता हूं जो आयोनाइज हो गया है, ये इसमें से एयर मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके साथ मिला के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है यहां से एक चार्ज कम हो गया। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे आप इसमें चार्ज ज्यादा स्टोर करने गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण सराउंडिंग एयर जो है वो आयोनाइज हो गई, और आयोनाइजेशन के कारण उसने इसमें से कुछ चार्ज डिस्चार्ज हो गए। मतलब ये सिस्टम में चार्ज कम होते गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के पास उतने चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस, हर एक डिवाइस की कुछ कैपेसिटी होती है टू होल्ड द चार्ज। अगर सपोज एयर मीडियम है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज अराउंड इन द रीजन ऑफ 10⁶ वोल्ट्स पर मीटर जाता है, तब ये आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और आयोनाइजेशन की वजह से कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज विल रिड्यूस। तो अब कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो मतलब डिवाइस तो छोटा, रेडियस डिस्टेंस हम छोटा रखेंगे, पर उसी छोटे डिवाइस के अंदर, स्फीयर के अंदर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब चार्ज उसमें ज्यादा स्टोर करने और डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो सपोज इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल पे है। तो ये चार्ज हायर पोटेंशियल में है। उसके पास मैं दूसरा एक सिस्टम लेके आता हूं। सिस्टम मतलब यहां पर लेके आता हूं एक अनचार्ज मेटल स्फीयर, मतलब यहां पर मैं एक दूसरा
अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर लेके आया। अब ये अनचार्ज मेटल स्फीयर जो है उसके अंदर जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो उसमें से नेगेटिव चार्जेस हैं वो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उससे दूर हो जाएंगे। मतलब देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि टोटल इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इस मेटल स्फीयर में, इसीलिए इसको कहा गया है अनचार्ज मेटल स्फीयर। अब यहां पर ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए। अब अगर इसको मैं अर्थ कर देता हूं, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो अर्थ के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और ये इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज को साथ मिला के टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब दिस स्फीयर विल लूज ऑल दी पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज लॉस हो गया, सिर्फ इसमें रह गया है क्या है, नेगेटिव चार्ज। कितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे, जितने यहां पर पॉजिटिव चार्ज है उतने। अब इससे होगा क्या कि ये सपोज सिस्टम ऑलरेडी ए पॉइंट जिसका पोटेंशियल हाई था, अब यहां पर दूसरा मेटल स्फीयर पास में जो अब नेगेटिव पोटेंशियल हो गया है, ये इसका इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इसका कम कर देगा। मतलब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ए इन दिस रीजन विल डिक्रीज। अगर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ए इन दिस रीजन डिक्रीजेस देन कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज विल इंक्रीज। हमने इक्वेशन देखा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मतलब मुझे कैपेसिटी बढ़ानी हो तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, पर चार्ज बढ़ाने जाता हूं तो क्या होता क्या है, आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन को रोकने के लिए इसका पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल कम करने के लिए मैं दूसरा मेटल स्फीयर को, नेगेटिव मेटल स्फीयर जो नेगेटिवली चार्ज है, उसको मैं पास में लेके आता हूं। तो इससे होगा क्या कि पूरे सिस्टम का अब इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए कम हो जाता है। अगर पोटेंशियल अक्रॉस ए वो कम हो जाता है तो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज बढ़ जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमें दो मेटल स्फीयर चाहिए, या तो दो मटेरियल चाहिए जिसका एक होगा पॉजिटिव पोटेंशियल और एक होगा नेगेटिव पोटेंशियल, so that the effective potential will decrease and the capacity to hold the charge will increase। इस तरह से हम इस सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ज्यादा चार्ज रखूं तो ये आयोनाइज नहीं होगा, इसका सराउंडिंग आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव पोटेंशियल इसका कम हो गया। अब जितने यहां पर पॉजिटिव रखूंगा उतने ही यहां पर नेगेटिव होने वाले हैं। अगर इतने ही नेगेटिव होने वाले हैं तो क्या होगा, टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल कम होता जाएगा। और अगर इफेक्टिव पोटेंशियल कम होता है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज विल इंक्रीज। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ कैपेसिटर इज यू रिक्वायर एटलीस्ट टू मेटल्स। तो मेटल जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दो स्फीयर ले लो, या तो हम यहां पर दो प्लेट्स बना सकते हैं। तो अब हम लेते हैं दो प्लेट्स। लेटर से एक प्लेट है और दूसरा ये प्लेट है मेटल ए प्लेट और ये है मेटल बी प्लेट। दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेटर से डी और इसका एरिया ऑफ द प्लेट है लेटर से ए। इसका एरिया ऑफ द प्लेट है ए, तो इसका नाम अलग दे देते हैं, इसको क्यू पी प्लेट के देते हैं, इसको क्यू प्लेट के देते हैं। तो एरिया ऑफ द प्लेट है ए और डी। अब जितना एरिया बड़ा होगा तो हमें पता है कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटर का डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, तो कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जिसमें हमें एटलीस्ट दो मेटल प्लेट चाहिए, जिसमें एक मेटल प्लेट होगा जिसे हम चार्ज करेंगे पॉजिटिव और दूसरे को चार्ज करेंगे हम नेगेटिव। तो इसमें द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो। ऐसा मत समझो कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज अगर किसी कोई पूछे तो क्या है, इट इज जीरो, टोटल चार्ज इज जीरो, बट चार्ज इज एक्चुअली स्टोर्ड, वी कैलकुलेट ओनली वॉट एवर चार्जेस आर स्टोर्ड इन वन पर्टिकुलर प्लेट। मतलब पॉजिटिव प्लेट में कितने चार्ज स्टोर हुए हैं उससे हमें पता चलेगा कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो हमने ये देखा कि अभी कैपेसिटर में वी रिक्वायर एटलीस्ट टू प्लेट्स।
दो प्लेट चाहिए, जो इसमें एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होगा, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच की इफ़ेक्टिव पोटेंशियल जो है किसी एक प्लेट पे कम हो जाता है, जिसके कारण हम कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज वो बढ़ा सकते हैं। अगर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज अगर बढ़ाते हैं तो एनर्जी जो स्टोर करेंगे वो भी बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स लिए हैं। एक पैरेलल प्लेट, एक प्लेट को हम कहते हैं लेटर से पी प्लेट, और दूसरी प्लेट जो है वो है क्यू प्लेट। अब मुझे कैपेसिटेंस जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है डायमेंशन पे, ना कि दोनों के बीच का पोटेंशियल पे डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो है डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो किस तरह से डिपेंड करता है, मतलब अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस घटाऊंगा तो क्या होगा, या तो दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम है, एयर की जगह कुछ और मीडियम ले लिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं। तो हमें कुछ एक रिलेशन डिराइव करना है कि कैपेसिटेंस का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशन और नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो सपोज़ मैं एक प्लेट ले लेता हूँ, तो एक प्लेट में मैंने कुछ चार्जेस स्टोर किए हैं। तो मैंने जब चार्ज स्टोर करता हूँ पर्टिकुलर एरिया में, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चार्ज डेंसिटी है। वो चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द टोटल चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर्ड पर यूनिट एरिया है, उसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर मैंने एक प्लेट लिया है, इस प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इट विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, ये हमें सबको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन कितना होगा, ड्यू टू वन प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सराउंडिंग रीजन ड्यू टू वन प्लेट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये हम यूजिंग अ गॉस लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर दूसरी प्लेट मैंने पास में रखी है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सराउंडिंग प्लेट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों प्लेट अगर मैं पास में रखता हूं, तो दोनों प्लेट के बीच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP प्लस EQ, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, मतलब 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। मतलब ये दोनों प्लेट, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, दोनों प्लेट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, तब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटर्स। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का इक्वेशन है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब V कितना है, तो हम ये इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने से हमें मिलेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन E इंटू डी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी में ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन सिग्मा इंटू डी। पर चार्ज जो है, सिग्मा जो है, वो मैंने लिखा इट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा 0 इंटू क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू डी। तो इसमें से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कैपेसिटेंस का इक्वेशन मिल गया, इट इज एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी। मतलब अगर एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ऑब्वियस है, जितना प्लेट ऑफ द एरिया बढ़ेगा उतना चार्ज हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ने वाला है। पर अगर ये दोनों प्लेट का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर घटा देता हूँ, मतलब डिक्रीज करूँगा, तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मतलब इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम लेके आता हूँ, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आता हूँ जिसकी कुछ परमिटिविटी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी वाला कोई मीडियम लेके आता हूँ तो भी कैपेसिटेंस में उसमें इफेक्ट आएगा, इधर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो कैसे हम रिलेशन लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का इक्वेशन जो है
हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन D। मतलब अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। तो कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन 3 मेजर फैक्टर्स। वन इज एरिया ऑफ द प्लेट, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और तीसरा है द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। और कैपेसिटेंस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन हम ये लिख सकते हैं, इट इज एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन D।